नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है 10 तारीख को होने वाले मतगणना पर। अजीब उहापोह की स्थिति है। एग्जिट पोल तमाम ये कह रहे हैं और एक सुर से कह रहे हैं, एक राय से कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कुछ एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कुछ का कहना भारतीय जनता पार्टी को 290 सीट मिल सकती है। कुछ को कहना भारतीय जनता पार्टी को 218 से 245 सीटें तक मिल सकती हैं। लेकिन इन एग्जिट पोल के आने के पहले एक बहुत बड़ा तबका था जिसमें मैं खुद अपने आप को जोड़ता हूं, जिनका यह कहना था कि दरअसल इस चुनाव में अखिलेश यादव को एज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और शायद सरकार उनकी बन जाए। हालांकि मैंने ये बात कभी कही नहीं, क्योंकि पत्रकार का मानना है और मैं पत्रकार के तौर पर मानता हूं कि मेरा ये काम नहीं किसकी सरकार बनती किसकी सरकार नहीं बनती है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा था कि दरअसल एज समाजवादी पार्टी को है। अब इस बीच सीएसडीएस ने भी एक पोस्ट पोल सर्वे किया है और सीएसडीएस हिंदुस्तान की जानी मानी संस्थान है। उसके पोल को, उसके सर्वे को बहुत गंभीरता के साथ लिया जाता है और उसके पोल के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो संजय कुमार जी, जो हमारे मित्र भी हैं। उनकी स्टैंडिंग, उनका स्टेचर, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी पर किसी तरीके का सवाल नहीं खड़ा होता। हालांकि एग्जिट पोल करने वाले बहुत सारे लोगों पर ये सवाल खड़े होते हैं। तो लिहाजा हमने तय किया कि हम संजय जी से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसको कितने परसेंट वोट मिल रहा है और क्या मुद्दे प्रभावी रहे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। संजय जी, आपकी और आपकी सीएसडीएस की टीम ने पोस्ट पोल सर्वे किया है, तो जाहिर सी बात है उसकी फाइंडिंग्स क्या आपको मिली है अभी तक? देखिए आशुतोष, उसकी जो डिटेल्स फाइंडिंग है वो तो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, अखबारों में विस्तृत रिपोर्ट होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो पोस्ट पोल का जो है वो उसी ओर संकेत कर रहा है जो तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े आए 7 तारीख की शाम को अलग अलग तमाम चैनलों पे जो दिखाए गए, उससे कोई दिखाई नहीं पड़ता। चैनल ऐसा मान रहे, कुछ एग्जिट पोल ऐसा मान रहे हैं कि बड़ी जीत हो रही है बीजेपी की, और कुछ ऐसा समझते हैं कि बीजेपी जीत तो रही है लेकिन वो शायद 230-40 के आंकड़ों के पास रुक जाएगी। हमारा जो पोस्ट पोल है, हमने जो पोस्ट पोल किया 7,000 का सैंपल है। बहुत बड़ा सैंपल हम नहीं लेते, लाखों के सैंपल की लोग बात करते हैं। हमारा तो छोटा सैंपल है 7,000 का। 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए थे। हम का मतलब हमारी टीम गई, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 लोकेशंस पर जाते हैं और हर लोकेशन पे वोटर लिस्ट से चुने हुए वोटरों को, जब हम कहते हैं चुने हुए तो ये रैंडमली चुने होते हैं। तो तकरीबन 7,000 का सैंपल है और इसके आधार पर हमारा आकलन है कि बीजेपी को तकरीबन 43% वोट मिल रहा है, बीजेपी और उसके सहयोगियों को। और दूसरी ओर अगर हम समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों की बात करें तो तकरीबन 35% वोट उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो आशुतोष, ये 8% का फासला दिखाई पड़ रहा है। वोट के अनुमान से देखें तो अगर 8% के फासले में तो बीजेपी को बड़ी जीत होगी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी कोई 220-230 सीटें जीत लाकर जीत, मुझे लग रहा है बीजेपी की जीत बड़ी है। अब वो बड़ी का अर्थ अलग अलग हो सकता है। 260-70 भी बड़ी जीत है और 300 का आंकड़ा पार भी बड़ी जीत है। लेकिन मुझे लगता है 300 से कुछ नीचे, लेकिन एक बड़ी जीत होने वाली है बीजेपी की। बड़ी जीत। आपने कहा कि 43% में बीजेपी और उनके गठबंधन है, तो बीजेपी का वोट शेयर कितना परसेंट है? हमने वो तोड़ के देखने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इस गठबंधन, क्योंकि हमने सवाल उस देखा जा सकता है, लेकिन शायद इसमें बीजेपी का वोट कोई 38 या परसेंट के आसपास है, 38-39% के आसपास है। गठबंधन का वोट 4-5% है। तो बीजेपी जहां थी 2017 के चुनाव में, उसको मेंटेन कर रही है, वो उससे नीचे नहीं गिर रही है। और इसकी वजह बहुत साफ है आशुतोष, कि लोग ये सोच सकते हैं कि बीजेपी और उसका वोट शेयर भी ऊपर जा रहा है, समाजवादी पार्टी का भी ऊपर जा रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोग, आम धारणा होगी कि बीजेपी सरकार से नाराजगी है, कुछ बातों को लेकर जरूर नाराजगी है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो जनता तो मानती है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। इसके बावजूद बीजेपी का वोट शेयर ऊपर जा रहा है, क्योंकि एकदम बाइपोलर कंटेस्ट है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और इसके गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल है। बीएसपी बहुत नीचे जा रही है। बीएसपी ऐसी पार्टी थी, चाहे वो सीट जीते या न जीते, लोकसभा का
आप याद करें 2014 का चुनाव, एक भी सीट नहीं जीतती है, लेकिन 20-22% वोट उनके पास थे। हमारे सर्वे के अनुमान के हिसाब से बीएसपी तकरीबन कोई 14-15% वोट उनको आ सकता है, तो बीएसपी को तकरीबन 7-8% का नुकसान हो रहा है और ये वोट बट रहे हैं। कुछ इसका हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है, खासकर जो उसके जो दलित मतदाता, जो दलित सपोर्टर, कोर सपोर्टर्स बीएसपी के रहे हैं, वो छिटक के कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और कुछ समाजवादी की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस भी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा जनाधार तो था नहीं कांग्रेस के पास, तकरीबन उनके पास 5-6-7% वोट था, लेकिन जो हमारे पोस्ट पोल सर्वे का अनुमान है उसके हिसाब से तो कांग्रेस और भी नीचे जाती हुई दिख रही है। कोई 2 या 3% वोट उनको आने की गुंजाइश है। और जो अदर्स होते थे, इंडिपेंडेंट्स, छोटी मोटी पार्टियां, AIMIM की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन अदर्स कुल मिला के कोई 4-5% ही उनको वोट आ रहे हैं। पिछले चुनाव में वो तकरीबन 16-17%, 15% वोट आते थे। तो ये बिल्कुल जो इलेक्टोरल कंटेस्ट, जो चुनावी माहौल यूपी में बिल्कुल दो ध्रुवों में बटा रहा। इस वजह से बीजेपी के समर्थकों ने बीजेपी के लिए जम के वोट किया और उनके विरोधियों ने भी जम के वोट किया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो यही कुछ आकलन अभी दिखाई पड़ रहा है आशुतोष, हमारे पोस्ट पोल सर्वे के आधार पे। संजय जी, ये हम लोग लगातार इस बारे में बात करते रहे कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो एक तरीके से दो दलीय व्यवस्था है या बाइपोलर चुनाव हो रहा है, जबकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें और हिस्टोरिकली अगर देखें तो कम से कम 3 पॉलिटिकल पार्टीज या 4 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ compete करती रही हैं। ऐसा 2017 में भी दिखाई पड़ा, ऐसा 2014 में भी दिखाई पड़ा, ऐसा 2012 में भी दिखाई पड़ा, और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 1992-93 के बाद से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्या कारण है कि इस बार जो है वो बाइपोलर चुनाव पूरी तरीके से हो गया है? दो ध्रुवों के बीच में बंटवारे का कारण क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है आशुतोष। बीजेपी ने जिस तरह से सरकार चलाया पिछले 5 साल तक, भले ही उनके वोट आ रहे हो, उनकी जीत बड़ी जीत होती हुई दिख रही है, कम से कम एग्जिट पोल और पोस्ट पोल के अनुमान के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनके सरकार, जिस तरीके से सरकार चली है 5 साल, उससे जनता में बड़ा उत्साह या बड़ी खुशी है, ऐसा तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जो कुछ भी हमारे आंकड़े हैं वो ये संकेत देते हैं कि बीजेपी से नाराजगी है, खासकर 2 या 3 चीजों को लेकर। महंगाई की बात करें, भारी संख्या में लोग नाराज हैं। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, लोगों में नाराजगी है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो बिल्कुल ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे कि बीजेपी चुनाव हार जाए, किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने, तो इन लोगों ने ऐसी पार्टी का साथ देना सोचा जो पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में दिखाई पड़ती है। शुरू से ही बीएसपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, मायावती ने बहुत दमखम कर से चुनाव नहीं लड़ा, तो एक ऐसा माहौल बनने लगा यूपी में कि अगर बीजेपी को कोई हराने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन है। तो ऐसे वोटर जो आमूमन समाजवादी पार्टी को शायद वोट नहीं करते, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोट किया क्योंकि उन्हें बीजेपी को हराना था। उनके लिए लक्ष्य एक था कि हम बीजेपी की सरकार नहीं चाहते। दूसरी ओर जो बीजेपी के समर्थक थे, उन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इन सब मुद्दों पर भी लोगों में गोलबंदी हुई और कुल मिलाकर के चुनाव दो ध्रुवों में बट गया। कांग्रेस तो ऐसे ही हाशिए पे पहले भी थी। प्रियंका गांधी ने बहुत दम लगा करके प्रचार किया, नए नए मुद्दों को सामने लेके आई, लेकिन कोई उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और मायावती ने एक तरह से बहुत, जिसको कहते हैं लैकलस्टर कैंपेन किया। ऐसा लगता था कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, चुनाव लड़ ही नहीं रही है। ऐसे में उनके कोर सपोर्टर भी खिसकते हुए दिखे। सारे एग्जिट पोल और पोस्ट पोल के आंकड़े जो हैं, जो अब तक अनुमान जो है, वो यही संकेत कर रहे हैं कि बीएसपी का जनाधार खिसक गया। और इसके खिसकने की वजह ये थी कि बीएसपी चुनावी मैदान में दिखती नहीं थी। इस वजह से चुनाव बिल्कुल दो पार्टियों के बीच या दो गठबंधनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है यूपी का। समाजवादी पार्टी पर बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि बहुत दिलचस्प बात यह है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, बीएसपी और मायावती, लेकिन बीएसपी और मायावती का जो कोर वोटर है वो अगर आप 1996 या 2002 के बाद से देखें तो लगातार 19, 20, 21% में टिका रहा। यहां तक कि 2014 में भी जब सबने कह दिया कि बीएसपी साफ हो गई, 2017 में भी, 2019 में भी, तब भी बीएसपी जो है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट लेकर आती है।
तो ये क्यों ना माना जाए कि उनका वोटर साइलेंट वोटर होता है, वो तो हंगामा नहीं करता, और मायावती इसी तरीके से कैंपेन हर चुनाव में करती है, वो हाई प्रोफाइल हाई डेसिबल कैंपेन नहीं करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसपी को आंकने में इस बार गलती की जा रही हो, क्योंकि उनका जो दलित वोटर है वो बहुत कमिटेड वोटर है, और उनके साथ जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो भी कमिटेड, जो उनका खास वोटर है। आशुतोष, अभी तो यह आकलन है। इस बात की गुंजाइश तो जरूर रहेगी कि हो सकता है बीएसपी को सब लोगों ने कम आंका, लेकिन अगर एक दो पोल्स में भी, जो तमाम 5-7 एग्जिट पोल्स आए हैं और हमारा वह पोस्ट पोल सर्वे है, किसी में भी अगर कोई 19-20 दिखाई पड़ता कि बीएसपी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तब तो शायद शक की गुंजाइश ज्यादा होती। लेकिन सारे एग्जिट पोल, सारे पोस्ट पोल एक ही ओर संकेत कर रहे हैं, बीएसपी का जनाधार खिसक गया है। बीएसपी तकरीबन कोई 14-15% वाली पार्टी इसमें उभर के आने वाली है। तो ये मान लेना कि उनके साइलेंट वोटर हैं और सारे के सारे पोल ने उन साइलेंट वोटर को कैप्चर करने में विफल हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता कि बीएसपी के साइलेंट वोटर को सारे पोल्स ने नजरअंदाज कर दिया या वो कैप्चर करने में सफल नहीं रहे। समाजवादी पार्टी अगर आपके पोल के हिसाब से जाए और एग्जिट पोल के हिसाब से जाए तो समाजवादी पार्टी अपना ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है इस वक्त। 1991 के बाद से, जब समाजवादी पार्टी बनी थी, मुलायम सिंह यादव ने जब जनता दल तोड़ के समाजवादी पार्टी बनाई थी, उसके बाद से वो 22-23% पे हमेशा बने रहे। लेकिन 2019 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो उनका परफॉर्मेंस 29% के आसपास था। आपका पोस्ट पोल और तमाम लोगों का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 35% के आसपास तो उनको वोट मिल रहे हैं। ये जो 35% वोट मिल रहा है, ये कहां से उसको वोट मिल रहा है, और क्या इसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, क्या इसमें जो है सिर्फ ओबीसी के लोग हैं, क्या इसमें दलित वोटर भी आ रहा है? आपका सर्वे क्या कहता है इस पे? देखिए, सारे एग्जिट पोल इस ओर संकेत करते हैं और हमारा पोस्ट पोल सर्वे भी उसी ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह का ध्रुवीकरण इस बार के चुनाव में देखने को मिला, जातीय ध्रुवीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उन लोगों ने जितना बढ़ चढ़ कर इस बार समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, उतना पहले होता हुआ कभी नहीं दिखा। और मैं कम से कम खासकर दो समुदाय के वोटरों की बात कर रहा हूँ, यादवों की बात कर रहा हूँ और मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। इनकी गोलबंदी समाजवादी पार्टी के फेवर में अभूतपूर्व है, जबरदस्त गोलबंदी इन्होंने की है। तकरीबन 80% से भी ज्यादा मतदाता दोनों समुदाय के उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी जो कहते हैं गैर यादव ओबीसी को भी तोड़ने में सफल हुई। ये सब इन चीजों की वजह से, इनके शिफ्ट की वजह से समाजवादी पार्टी, और दूसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए आशुतोष, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, उनके गठबंधन, उनके सहयोगी भी साथ हैं, तो सहयोगियों का भी वोट इसमें शामिल है। और सहयोगियों के से गठबंधन करने की वजह से कुछ जाट वोट भी इनकी तरफ आया और कुछ गैर यादव ओबीसी वोट भी है, उसका भी शिफ्ट समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है। इस वजह से समाजवादी पार्टी, जो तकरीबन कोई 20-22-23% वोट आता था गठबंधन के साथ, और आपने ठीक कहा 2012 का चुनाव जो उनके लिए बेस्ट चुनाव है, जो उन्होंने मतलब चुनाव जीता, सरकार बनाई, उसमें भी उनके पास 29% वोट थे, वो 30% का फासला नहीं पार कर पाए थे। तो ये कुछ शिफ्ट दिखाई पड़ा। और इसकी और जिसका बाइपोलर कंटेस्ट, जो लोग भी बीजेपी को से नाराज थे, हराना चाहते थे, कांग्रेस के भी वोटर रहे, वो भी शिफ्ट कर गए, बीएसपी के भी वोटर है, उनका भी शिफ्ट हुआ। इस वजह से समाजवादी पार्टी को, समझिए, थोड़े थोड़े वोट सब जगह से आ रहे हैं और इस वजह से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का वोट 35-36% जाता हुआ दिख रहा है। इस बार जितने भी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स थे या जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, एनालिस्ट थे और बड़े बड़े कॉलमनिस्ट थे, वो जब ग्राउंड पे गए और उन्होंने अखिलेश यादव की रैलियों को देखा तो उनका ये कहना था कि अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही है, बहुत उत्साह है, बहुत जोश है उसमें, लेकिन बीजेपी की रैलियों में, मोदी और योगी की रैलियों में वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था। और कुछ ने तो ये भी लिखा कि वहां कुर्सियां भी खाली थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव और के पक्ष में हवा ना बने, ये बात क्यों आपको लग रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनके पक्ष में हवा नहीं बनी? एक कॉलमनिस्ट ने तो ये भी लिखा है, जो बहुत हिंदुस्तान के बहुत बड़े कॉलमनिस्ट है, बहुत रेपुटेड कॉलमनिस्ट है, कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं। देखिए, एक तो नजरिया है देखने का कि
है, अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। अब एक तो जब हम कहते हैं भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ उस विधानसभा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो नजरिया है देखने का कि आप जिसको बड़ी भीड़ कह रहे हैं वो कितनी बड़ी भीड़ है। आप जिसको कह रहे हैं कि योगी और मोदी के रैलियों में कुर्सियां खाली रह गई, क्या ये सारे रैलियों में ऐसी स्थिति थी या कुछ रैली में ऐसा देखने को मिला, या कुछ कुछ कुर्सियां खाली रखी गई सुबह आगे में सिक्योरिटी रीजन से? तो तमाम एक तो नजरिया है देखने का, आप जिस नजरिए से देखना चाहेंगे आपको चीजें वैसी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब बदलाव के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, और समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो बदलाव की कोशिश कर रहे थे, उनके दिमाग में था कि उनको बदलाव चाहिए, उनमें उत्साह ज्यादा दिखाई पड़ता है, उनकी भीड़ ज्यादा दिखाई पड़ती है। उत्साह की वजह से थोड़े से भी जो थोड़े बहुत बड़ी होती है, तो इतना उत्साह रहता है कि उसका मैग्नीफाइंग इफेक्ट है कि बहुत बड़ी भीड़ है। तो उत्साह में जो वोटर बदलाव के लिए वोट करता है उसमें ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ता है, और ऐसे वोटर जो बदलाव के लिए नहीं, जो स्टेटस को के साथ जाते हैं, उन उत्साह का ये मतलब कि वोट देने नहीं आते, वो इफोरिया में नहीं होते हैं, लेकिन वो आके चुपचाप अपने पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं। कुछ ऐसे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाट मतदाता जिनमें लगता था कि उत्साह है, सरकार परिवर्तन करना चाहते हैं, मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, यादव मतदाताओं की बात करें, उत्साह बहुत दिखाई पड़ा, और खासकर इसी के लिए वेस्टर्न यूपी में बहुत ही चहल पहल रहती थी और गहमा गहमी बहुत थी। लेकिन बीजेपी के जो वोटर हैं उन्होंने उतना उत्साह नहीं दिखाया, शोर नहीं मचाया, और चुपचाप जाके बीजेपी के लिए वोट किया है। आपके कहने का मतलब बीजेपी का वोटर साइलेंट वोटर है। इस चुनाव में, इन चुनाव में है, इन चुनाव में था वो साइलेंट, इन चुनाव में वो साइलेंट वोटर रहा। पॉइंट टेकन। इस चुनाव की जो खास बात जो तमाम लोग कह रहे थे, उनका ये कहना था कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की। उनके ऊपर जो मुस्लिम परस्ती का आरोप लगा, उनके ऊपर जो यादव वाद का आरोप लगा, उनके ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ करने का आरोप लगा, उनके ऊपर जो परिवारवाद का आरोप लगा, उन सब चीजों को उन्होंने किनारे रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाई। मंच पर उनके ना तो मुसलमान ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे, ना ही यादव दिखाई पड़ रहे थे, ना ही उनके परिवार के लोग दिखाई पड़ रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक सामाजिक गठबंधन भी बनाने की कोशिश की। उन्होंने महान दल के साथ दोस्ती की, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ की, अनुप्रिया पटेल की जो दूसरी बहन है उनके साथ उन्होंने संगठन बनाने की कोशिश की, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आए, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी को लेकर आए। तो एक सामाजिक गठबंधन उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हुई, और अगर नहीं कामयाब हुई तो उसका कारण क्या है? आशुतोष, स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई ऐसा तो मैं नहीं कहता। अगर कामयाब नहीं होती तो वोटों में इजाफा नहीं होता, वोट में इजाफा हो रहा है। लेकिन सिर्फ इस गठबंधन की बदौलत चुनाव जीतना मुश्किल था समाजवादी पार्टी की। और जो अभी अनुमान है, जो एग्जिट पोल के अनुमान या एक पोस्ट पोल के अनुमान इसी और संकेत कर रहे हैं, गठबंधन का एक लिमिटेड फायदा मिला। जितना फायदा मिल सकता था अलग अलग जाति के नेताओं के साथ जो गठबंधन हुआ, उसका एक लिमिटेड फायदा होने की गुंजाइश थी, और वो लिमिटेड फायदा उनको दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक एड ऑन की जरूरत थी, और एड ऑन की जरूरत क्या थी? थोड़ा उत्साह, थोड़ा उत्साहित होकर के वोटरों का समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करना। अगर वो ऐसा उत्साह होता तो वो ये जो अपने कोर सपोर्टर है उसके बियॉन्ड भी वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज करने में, रुझान झुकाने में सफल होते। तो वो जो एड ऑन जो चीज था वो मिसिंग थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी बीजेपी के नजदीक नहीं पहुंच पा रही है। गठबंधन के बदौलत उन्होंने एडिशनल वोट तो हासिल किए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था जिससे बीजेपी को हराया जा सके। आपने जो अपने शुरुआती उद्बोधन में ये कहा था कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, छोटा पशु भी एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और ये दिख रहा था कि लोगों के अंदर नाराजगी लोगों की है। समाजवादी पार्टी ने अपने को बदलने की कोशिश की, सामाजिक गठबंधन करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बीजेपी अपने वोट शेयर को मेंटेन करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे का एक्स फैक्टर क्या था कि बीजेपी का वोट शेयर नहीं घटा? अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर एक परंपरा है, हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। 2007 में मायावती की सरकार 2012 में बदलती है, जो बहुत खराब परफॉर्म नहीं कर रही थी। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार बदल जाती है, जो बहुत खराब परफॉर्म नहीं कर रही थी। और
12-17 से लेकर 2022 का अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखें तो कोई ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं था कि जिससे कि हम कह सकें कि उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मेंस किया, ऐसी सरकार थी जो शायद कभी नहीं आई थी। तो वो क्या एक्सपेक्टर था जिसकी वजह से बीजेपी अपने को रिटेन करती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, हम कहते हैं पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन। काफी संकेत पोलराइजेशन हो रहा तो दूसरे हुआ, और ये काउंटर पोलराइजेशन में रिलीजियस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मुस्लिम मतदाताओं और यादव मतदाताओं का पूरा एक मुश्त वोट एक पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ा, और बार बीजेपी जिक्र करती थी कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के आ गई तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। 2012-17 के बीच में जो कानून व्यवस्था खराब जैसी वैसी कानून व्यवस्था हो जाएगी। तो एक आम आदमी को, आम नागरिक को इसका भय सताने लगा। एक आम नागरिक मंथली वो तुलना करने लगा कि पिछले 5 साल में ठीक है, महंगाई तो हुई, बेरोजगारी भी हुई, लेकिन मैं सुरक्षित तो हूँ, आम जीवन में सुरक्षा है। जो कहते हैं जब कानून व्यवस्था की बात होती है वो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे कानून व्यवस्था की बात हो रही है। तो एक आम नागरिक को लगता था, जिसको आप कह सकते हैं किसी पार्टी के साथ जुटे हुए, मतलब खड़े दिखाई पड़ते, उसके कमिटेड वोटर नहीं है। ऐसे वोटरों को ये लगने लगा कि बात तो सही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो ये आए दिन तमाम तरह के, जो दंगे फसाद की नहीं बात कर रहा, चोरी, हम थाने में गए, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो एक अव्यवस्था जैसी स्थिति दिखाई पड़ती थी। चाहे वो समाज की बात करें, आप कहें एडमिनिस्ट्रेशन में अव्यवस्था दिखती थी या नहीं, इसके बारे में नहीं परसेप्ट, लेकिन जब पूरी 5 साल बीजेपी की सरकार रही तो वो अव्यवस्था व्यवस्था में बदल गई। आप किसी दफ्तर में जाएं, आपकी बात सुनी जाएगी, काम होगा, तो लोग इस बात की तुलना करने लगे, और इस तुलना करने की वजह से लोगों को लगा कि भले ही बेरोजगारी बढ़ी है, भले ही महंगाई है, इन सब चीजों पर तो काबू किया जा सकता है, इन सब चीजों को सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार बदल गई और कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो गया, तब ये सारी चीजें भी आपको हासिल नहीं होंगी। इस वजह से लोगों की नाराजगी के बावजूद, और दो विषयों पे बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी का मतलब लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लोग, गरीब तबके के लोग, वोटर कहते हैं कि गरीब कैसे जिएगा, इस सरकार ने तो गरीब को जीने का हक ही छीन लिया। लेकिन इसके बावजूद वोट किसको? तो वोट तो उन्हीं को पड़ेगा जिनकी सरकार है, क्योंकि इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मिला है और सुरक्षित तो है। इस वजह से बीजेपी का क्रिटिकल होने के बावजूद बहुत सारे संख्या में लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन वोट बीजेपी को दे रहे हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ आप एक सोशल साइंटिस्ट भी है, ये परसेप्शन का मामला ज्यादा है या रियलिटी का मामला ज्यादा है? रियलिटी भी है और परसेप्शन भी है। परसेप्शन को बिल्ड करने में कुछ ना कुछ तो आंकड़ों का महत्व होता है, रियलिटी होती है, बिना रियलिटी का परसेप्शन नहीं बनता। लेकिन कई बार होता है कि रियलिटी छोटी होती है और परसेप्शन बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सामंजस्य है, रियलिटी भी उतनी ही खतरनाक है जितना की परसेप्शन है। और रियलिटी अगर हम बात करें तो रियलिटी, आप इन आंकड़ों को, अगर आप बेरोजगारी के आंकड़े देखें, प्राइस राइज के आंकड़े देखें तो बिल्कुल रियल इश्यू है, वो है, महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन परसेप्शन, दूसरी ओर है परसेप्शन कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब हो जाएगी। वो शायद उसके सपोर्ट में आपको बहुत सारे आंकड़े नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ, वो 2-4 घटनाओं से एक परसेप्शन बन जाता है, तो वहां परसेप्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब कानून व्यवस्था खराब, बीजेपी की सरकार मतलब कानून व्यवस्था में सुधार और बड़े सुचारू रूप से शासन चलाया जाएगा। बट जैसा आपने कहा कि 2-4 घटनाओं से होता है, कम से कम 5 ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई पिछले 4-5 सालों में जो बहुत बड़ी घटना थी, जिसका मीडिया में बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें उसका प्रचार भी हुआ। उसमें एक हाथरस की घटना है जहां पर दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी के नेता है, उस पर, लखीमपुर, और इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। चौथा गोरखपुर का मामला है जहां पर कि एक व्यापारी को होटल में घुसकर पुलिस वाले पीट देते हैं। इसके अलावा विकास दुबे का कांड है, आगरा के अंदर एक दलित बच्चे को जो थाने के अंदर मार दिया गया, जो दलित वाल्मीकि बच्चा था। इसी के साथ साथ इलाहाबाद में कुछ कांड है।
तो अगर ये इतने बड़े बड़े कांड थे जिसपे घंटों और महीनों चर्चा हुई है मीडिया के माध्यम से, ये परसेप्शन क्यों नहीं बना पाए कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और कानून जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है और वहां कुछ वर्ग विशेष या जाति विशेष के लोगों के साथ खड़ा हुआ? देखिए आशुतोष, इन स्पेसिफिक घटनाओं का आपने जिक्र किया, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो चीज मीडिया उछालती है और हमें लगने लगता है कि शायद अब ये सारे लोग इसकी चर्चा कर रहे होंगे, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, ये जो 4-5 घटनाओं का आपने जिक्र किया, 5, 6, 8, 10, अगर इसको अनुपात के हिसाब से देखेंगे, इतना बड़ा यूपी है, किसान मूवमेंट साल भर चला, लेकिन अगर आप ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो इसकी गूंज कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगी। 1 साल से ऊपर चलता हुआ आंदोलन जहाँ पे इतने सारे किसान की जान चली गई, लेकिन उसकी कोई गूंज आपको ईस्टर्न यूपी में सुनाई नहीं पड़ेगी। तो इन घटनाओं का, जहां ये घटना होती है उसके इर्द गिर्द तो इसका असर दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उससे 150 किलोमीटर दूर जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो ये 5-6 घटनाओं से एक परसेप्शन क्रिएट कर देना कि भाई बिल्कुल कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कानून व्यवस्था से लोग आम जीवन में, जैसे आप घर से बाहर निकले, आपका किसी ने चेन छीन लिया, आप घर से बाहर निकले, कहीं मारपीट हो गई, आम उन सब चीजों से परसेप्शन ज्यादा बनता है, ना कि ये 5-7 घटनाओं से, क्योंकि लोग उसको एसोसिएट करने लगते हैं कि शायद इस घटना में कुछ खास बात रही होगी और बड़ा पॉलिटिसाइज्ड हो गया। हम ये कहने लगते हैं ये पॉलिटिसाइज्ड हो गया, इसीलिए इसकी इतना चर्चा हो रही है। तो इसी के लिए, और ये तो निश्चित है आशुतोष, विपक्ष विफल रही है। विपक्ष चुनाव में कब आया? विपक्ष, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 6 महीने पहले उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। इस तरह के परसेप्शन बनाने के लिए आपको सालों जनता के साथ काम करना पड़ता है, न कि 5-6 महीने काम करके आप चुनाव जीत सकते हैं। न चुनाव जीत सकते हैं, न परसेप्शन बना सकते हैं। आपने एक दिलचस्प बात कही थी पोलराइजेशन को लेके। क्या आपको लगता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ है, उनको मोदी जी की तरीके से पोलराइजिंग फिगर माना जाता है और उन्होंने इस चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की? 80-20 का नारा हमारे ख्याल से आज से 50 साल बाद भी लोग याद रखेंगे कि एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। बीजेपी के जो तमाम एमएलए थे वो ग्राउंड पे भी इसी तरीके की भाषा या इससे भी ज्यादा खराब भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य तो जालीदार टोपी की बात कर रहे थे। तो क्या ये धार्मिक स्तर पर पोलराइजेशन का नतीजा था कि लोग अपनी तमाम कमियों को, महंगाई को छोड़कर एक तरीके से बीजेपी के साथ खड़े थे? क्या ये कारण था, या बहुत तेजी के साथ ये कहा जाता है कि देखिए अंत में लोग तो ये कहते हैं देखो इन्होंने तो मुसलमानों को ठीक कर दिया है और यही ठीक कर सकते हैं? धार्मिक पोलराइजेशन नहीं था, मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बहुत जबरदस्त धार्मिक पोलराइजेशन जो इफोरिक करना किसी ज्यादा, वैसी भावना, वैसा चुनाव नहीं दिखा। मुझे लगता है बीजेपी या पे कोशिश की गई, लेकिन जब ये दिखा कि जनता उससे वाकिफ नहीं रखती है, लॉ एंड ऑर्डर को उसके बदले में एक तरह से जामा पहनाया गया लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, और ये बताया गया कि कानून व्यवस्था खराब होती है किन के कारण से, किसी खास समुदाय के लोग, ज्यादातर कानून व्यवस्था जब बिगड़ती है तो उस समुदाय के लोगों का हाथ ज्यादा होता है। तो कानून व्यवस्था का जिक्र जब बार बार हुआ, न कि धार्मिक पोलराइजेशन का। ये नहीं कहा गया कि अगर एक पार्टी जीत जाएगी तो लोगों का बोलबाला हो जाएगा और इसी के लिए हमें उससे बचना है या हिंदू धर्म के लोगों को बचाना है, बल्कि उसको कानून व्यवस्था से जोड़ के देखा गया। तो धार्मिक पोलराइजेशन जैसी बात मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था का डर जरूर बताया दिखाया। संजय जी, इस चुनाव में जो आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, इस चुनाव में क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सावधानी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को धर्म विशेष के कुछ लोगों के साथ जोड़ दिया? बार बार अतीक अहमद का जिक्र आता था, बार बार मुख्तार अंसारी का जिक्र आता था। यानी जब वो कहते थे कि कानून व्यवस्था, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कानून व्यवस्था गिरेगी और मुसलमानों का आतंक, मुसलमानों की गुंडागर्दी या मवालीगिरी या माफियागिरी एक बार फिर प्रचंड हो जाएगी। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा किया जा रहा था, क्या एक करीने से एक धर्म विशेष के खिलाफ जो 80-20 का नारा था उसको इंप्लीमेंट करके लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो मुसलमानों का राज फिर हो जाएगा और उनकी गुंडागर्दी बढ़ेगी? क्या ये कम्युनल पोलराइजेशन नहीं? ये जरूर है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी कि उसका किसी खास धर्म के लोगों के साथ उसको जोड़ के दिखाया जा रहा था, लेकिन रिलीजियस पोलराइजेशन में उस सेंस में कह रहा हूं दिखाई नहीं पड़ा जो धार्मिक उन्माद होता है। उन्माद जैसी चीज दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र होता था कि जो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है,
जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती है राज्य में, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब बिगड़ती है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, तो उससे आम जीवन, जनजीवन पर असर पड़ता है, लोगों के आम जीवन पर असर पड़ता है। वो कौन से लोग हैं? वो एक खास धर्म के लोग हैं। तो इस बात की ओर हमेशा संकेत किया गया, इशारा किया गया कि भाई ये खास समुदाय के लोग हैं, खास धर्म के लोग हैं, लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली जैसी चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ी। उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप दिखाया गया कि भाई एक समुदाय के लोग, एक धर्म के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली स्थिति तो मुझे दिखाई नहीं पड़ी इन चुनाव में। इसको तो आप कम्युनल कैंपेन कहेंगे? बहुत, मैं इसको कम्युनल कैंपेन उस सेंस में नहीं कहता जब तक कि हेट्रेड नहीं पैदा करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बड़े सहूलियत से ऐसे 5-6 एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट किए जिसके बारे में कह पाना लोगों के लिए, जो लोग मानते थे कि हाँ ऐसी स्थिति है, तो कम्युनल कैंपेन नहीं है उस सेंस में। मैं नहीं मानता कि बहुत ही कम्युनल कैंपेन हुआ। खैर, उसको हम सवाल को छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो परसेप्शन है लोगों के मन में, आपके कैंपेन में क्या दिखा? किस एक कुशल प्रशासक के तौर पर उनको देखा गया? एक स्ट्रॉन्ग प्रशासक के रूप में दिखाई पड़े वो। लोग तरह तरह की बातें होती रही कि भाई उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर करके जो यूपी में क्रिमिनल्स हैं उसको सजा देने की एक तरह से तो एक समुदाय के लोग तो कहते हैं कि बट सरकार नहीं चलाया जाता, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं, कानून उसकी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन आम जनता ऐसा समझती है कि भाई एक सशक्त, मतलब एक ऐसे लीडर की जरूरत है और ऐसे ही कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, यूपी में इसी की जरूरत है। तो लोग, आम जनता उसको अप्रिशिएट करती रही है। उन्होंने जिस तरह से शासन चलाया एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में, आम जनता उसको पसंद कर रही है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा कारण अगर उनकी जीत होती है तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर का परसेप्शन? और मैं सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप दिल्ली का चुनाव देखें तो अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर इमर्ज करते हैं और पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द होता है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें, ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरफ पे इमर्ज करती हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यूपी में अभी तक की एक कमजोरी ये दिखाई पड़ रही थी बीजेपी के पास कल्याण सिंह के जाने के बाद कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। तो क्या ये कहा जाए ये जो स्ट्रॉन्ग लीडर का जो कल्ट है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एसेट या बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ कि तमाम विरोध के बावजूद, तमाम आपत्तियों के बावजूद भी लोगों को यकीन है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश को सही तरीके से चला सकते हैं, या लोग उनके साथ खड़े हैं? लोगों को कमजोर लीडरशिप पसंद नहीं। बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, लेकिन ये जो 2-3 अगर हम फैक्टर्स की गिनती करेंगे उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि योगी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और मोदी के साथ जब कंबाइन करके देखते हैं कि योगी मोदी कंबाइन, योगी मोदी की जोड़ी, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि जो है योगी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इसका फायदा जरूर मिला बीजेपी को इन चुनाव में। कई अन्य कारण थे, जो लाभार्थी की बात हो रही थी वो भी एक कारण और तमाम कारण, लेकिन हाँ ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी के लिए दोबारा वोट किया है। कम से कम एग्जिट पोल के अनुमान तो यही बता रहे हैं। हिंदू नेता के तौर पर कैसे उनको स्वीकार किया जा रहा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का आकलन है उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, बीजेपी के वोट के बारे में, निश्चित रूप से और क्या संकेत है, बिल्कुल संकेत साफ है। हिंदू नेता के रूप में भी उन्हें जनता ने स्वीकारा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, तो उनके कार्यकाल को लोगों ने एंडोर्समेंट किया है और उन्हें एक हिंदू नेता के रूप में भी स्वीकार किया है लोगों ने। क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी के वोट शेयर के बारे में बात करेंगे तो उसमें मुस्लिम तबके का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन बीजेपी में वो चीज नहीं दिखाई पड़ती। और ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी का जो 99% वोटर है वो हिंदू वोटर है। तो क्या वो हिंदू, योगी आदित्यनाथ एक हिंदू सेवियर के तौर पर सामने आए हैं? और उनका कैंपेन भी लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे लगभग यही सवाल पैदा कर रहा था। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदूवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के उन्होंने बीजेपी को वोट किया। ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि इनमें से बड़ी तादाद में ऐसे वोटर हैं जो मानते हैं कि अगर हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा करें, उनके ही रक्षा हो, तो उसके लिए योगी एक
उपयुक्त नेता हैं और बिल्कुल एप्रोप्रिएट हैं। इस बात का समर्थन मिलता है योगी आदित्यनाथ को। बड़ी संख्या में लोग समझते हैं कि हिंदू धर्म के हितों की रक्षा करने के लिए ये एक एप्रोप्रिएट लीडर है और इस वजह से हमें योगी का साथ देना है। तो इसका मतलब योगी इज एन एक्स फैक्टर इन यूपी इलेक्शन। बिल्कुल, बड़ी जीत अगर हो रही है, जो सारे एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं, तो योगी एक एक्स फैक्टर है। उनके कार्यकाल को का एंडोर्समेंट है, उनके लीडरशिप का एंडोर्समेंट है, वो एक एक्स फैक्टर है इन चुनाव में। लाभार्थी योजना की बड़ी चर्चा की गई है, उसका कितना आप कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो? देखिए, क्वांटिफाई करके है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन हाँ, वो एक बड़ा वर्ग है और जिन लोगों को भी किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा मिला, वो सीधा सीधा उनका वोट बीजेपी की ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि लाभार्थियों के कारण बीजेपी को इन चुनाव में फायदा मिल रहा है। लेकिन लाभार्थी जो है कितना परसेंट हो सकता है वो? मैं अपने एक साथी के साथ, मैं एक दोस्त से सोशल साइंटिस्ट के अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग अनुमान, अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग असेसमेंट है। सॉरी, आपकी आवाज में सुनाई नहीं पड़ी। आपने कहा कि अलग अलग स्कीम का अलग अलग असेसमेंट है। मैं कह रहा हूँ अलग अलग स्कीम्स, किसी स्कीम्स के लाभार्थी, देखिए वो सारे तबके के लोगों के लिए तो है नहीं सारे स्कीम्स, लेकिन किसी स्कीम्स के लिए 10% लोगों को फायदा हो रहा है, किसी के में 15% लोगों को फायदा हो रहा है। तो अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं। लेकिन जब इस तरह के चुनाव में 2-3% वोट भी अगर आपकी ओर शिफ्ट हो रहा है किसी एक खास इश्यूज के वजह से, तो आपके लिए एड ऑन ही है। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों को भी फायदा मिला है सरकारी योजनाओं का, उनके वोट का झुकाव बीजेपी की तरफ बिल्कुल डिसिसिव है। तो इसका फायदा तो निश्चित रूप से बीजेपी दिखाई पड़ता है। संजय जी, पूरे अदब और पूरे रेस्पेक्ट के साथ मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये आपका पोस्ट पोल अगर गलत हो गया तो हम मानेंगे कि जिस बात की बार बार चर्चा होती है कि क्या वोटर सच बोलता है, हमें इसका इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि भाई हम वोट का सवाल तो पूछते हैं, बड़े बड़े आकलन कर देते हैं, तो बोलता है या नहीं बोलता है। अगर वोट का ने इंडिकेशन दिया है हमारे सर्वे में कि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं और सारा पलट जाता है, तो हमें लगता है सोचना पड़ेगा कि सचमुच वोटर बोलता है या नहीं बोलता है, कम से कम अपने वोट के सवाल पर। क्योंकि एग्जिट पोल्स पिछले दिनों मोर देन 50% गलत साबित हुए हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें, तो जिस एग्जिट पोल ने इस चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट देने की बात कही है, वही पश्चिम बंगाल में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यहां तक कि बिहार के चुनाव में भी उन्होंने माफी मांगी थी और वहां भी वो गलत साबित हुए थे। तो क्या ये आशंका निर्मूल है कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, गुंजाइश तो बनी रहेगी, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी संभावना है। अगर इसको प्रतिशत में कहना हो तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना सिर्फ 5% है। 95% में आश्वस्त हूं कि बीजेपी की जीत हो रही है। सारे एग्जिट पोल एक ओर इशारा कर रहे हैं, हमारा पोस्ट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहा है। तो मुझे लगता है गुंजाइश गलती की सिर्फ 5% है, 95% तो मैं आश्वस्त हूं कि बीजेपी की ही जीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।